चलिए, प्रॉब्लम्स ऑफ खादी सेक्टर। खादी के बारे में इसके पहले हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी ली। अब देखते हैं खादी सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या है। खादी का जो है तो कंपटीशन विद हैंडलूम, मिल मेड, ब्रांडेड, एथनिक सेगमेंट, यानी जो खादी से बने हुए कपड़े हैं उनका काफी कंपटीशन है। मिल से बनने वाले कपड़े, हैंडलूम से बनने वाले, और जो ब्रांडेड एथनिक जो डिफरेंट फैब्रिक्स में आते हैं, जैसे कॉटन के साथ, सिल्क के साथ, ठीक है, सैटन के साथ, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स हैं जो कि ज्यादा एडवांस्ड हैं, सस्ते हैं, टिकाऊ हैं, इसलिए खादी का इनके साथ एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। दूसरा, लुक एलाइक प्रोडक्ट्स। लुक एलाइक प्रोडक्ट का मतलब यह है खादी जैसे दिखने वाले अनेक डुप्लीकेट टाइप के प्रोडक्ट जो कि सिंथेटिक फाइबर वगैरह से बनते हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल है, और उससे खादी जो है वो डिमोरलाइज होती है। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। खादी सेक्टर में जो चरखे वगैरह है, टेक्नोलॉजी है, उसमें मॉडर्नाइजेशन की कमी है। लैक ऑफ फैशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। खादी से बने हुए कपड़े में जो एक फैशन या जो ट्रेंड होता है उसकी कमी है। इसके अलावा उसका डाइवर्सिफिकेशन, माने खादी से हम कपड़े के अलावा और क्या बना सकते हैं, बेडशीट, दुनियादारी, ये सब चीजें, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन की भी थोड़ी सी कमी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमियां हैं खादी सेक्टर में। अब हम बात करते हैं एमएसएमई में। अगला, कॉयर इंडस्ट्री। कॉयर का मतलब होता है नारियल से निकलने वाला जटा, जिसको गूंच भी कहते हैं, जिससे डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं। मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट है रस्सी। बेडशीट वगैरह भी पहले उसके जो है जो चेयर वगैरह के नीचे बिछाते थे, ठीक है, कुशन वगैरह, तो इस टाइप से चीजें बनती हैं। कारपेट बनता है, कुछ जो है ब्यूटिफिकेशन के कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, पैर पोंछने के रग्स बनते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो नारियल से निकलने वाले उस गूंच से या जटे से, जिसको कॉयर कहा जाता है, उससे बनते हैं। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉयर बेस्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। भारत दुनिया में कॉयर से बनने वाले उत्पादों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। 80% ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जितना प्रोडक्शन होता है कॉयर प्रोडक्ट्स का, उसका 80% इंडिया में होता है। इंडिया के अलावा ये प्रोडक्ट वहां होते हैं जहां नारियल की खेती ठीक ठाक होती है, जैसे कि थाईलैंड हो गए, मलेशिया हो गए, इंडोनेशिया हो गए, ये जितने आइलैंड हो गए, ठीक है, तो वहां पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर नारियल पाए जाते हो तो वो इंडस्ट्री डेवलप हो, लेकिन ज्यादातर ये इंडस्ट्री ऑब्वियसली वहीं पाई जाती है जहां नारियल की पैदावार अच्छी होती है। सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू रफली 8 लाख पर्सन। भारत में 8 लाख लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है, और मोस्टली ये साउथ इंडिया में ही ये इंडस्ट्री डेवलप है। तो नॉर्थ इंडिया में तो इंडिया कोकोनट होगा नहीं, ऐसे घर पे एक पेड़ लगा लेना वो एक अलग बात है, ठीक है। इनमें से जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉयर इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनमें से केरला टॉप मोस्ट है। 55% जो कॉयर प्रोडक्ट्स हैं वो केरला में बनते हैं, फॉलोड बाय तमिलनाडु 20% एंड कर्नाटका 18%। तो ये 3 बड़े स्टेट्स हैं इंडिया में कॉयर प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के लिए। कॉयर बोर्ड, कॉयर सेक्टर को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने कॉयर बोर्ड स्थापित किया, जिसका हेडक्वार्टर कोची में है। इस बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि कॉयर सेक्टर का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ये आप देखिए, ठीक है। तो ये जो कॉयर बोर्ड है, इसने अब तक कई कदम उठाए हैं कॉयर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। पहला है कॉयर विकास योजना। प्रोडक्ट लाया गया है जिसमें कॉयर से बनने वाले प्रोडक्टों को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, उसके लिए अनेक प्रकार की सरकारी मदद दी जाएगी। कॉयर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कॉयर क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी मशीन वगैरह का उपयोग होता है उसकी अपग्रेडेशन का स्कीम, यानी कॉयर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, साइटस, यानी पुरानी मशीनरीज की जगह में नई मशीनरीज लगाना, नई टेक्नोलॉजी को उसमें जो है इंट्रोड्यूस करना। महिला कॉयर योजना, महिला कॉयर योजना का मतलब महिलाओं को कॉयर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्रदान करना, उनके सशक्तिकरण के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना, महिला कॉयर योजना का पर्पस है। इसके अलावा इस कॉयर इंडस्ट्री में जो महिलाएं लगी हुई हैं, इसके लिए भारत सरकार अनेक प्रकार की उनके एम्पावरमेंट के लिए इस योजना के माध्यम से जो है वो मदद करती है। कॉयर उद्यमी योजना, कॉयर उद्यमी योजना माने कॉयर सेक्टर में जो उद्यमी हैं, जो वर्कर्स लोग लगे हुए हैं, उसके वेलफेयर के लिए अनेक प्रकार के कदम उठाना। सेटिंग अप ऑफ कॉयर शोरूम्स एंड सेल्स डिपो। कॉयर बोर्ड ने जगह जगह पर लगभग 40 कॉयर शोरूम और लगभग 60 सेल्स डिपो इन्होंने स्थापित कर रखे हैं जगह जगह भारत में,
ताकि उसमें जो कॉइन से बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनको एग्जिबिट किया जा सके, उनको दिखाया जा सके और लोग उनके बारे में जानकारी लेकर के उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सके। इसके अलावा इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है अनेक योजनाओं के माध्यम से। बजटरी सपोर्ट, भारत सरकार कोई योजना को, कोई सेक्टर को डेवलप करने के लिए बजट के माध्यम से अच्छा खासा रकम देती है और ये रकम साल दर साल जो है वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी इस सेक्टर में चल रहा है। अब हम देखते हैं रिवर एक्सपोर्ट। कॉइन से बने हुए प्रोडक्ट को इंडिया एक्सपोर्ट करता है और हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है वो होता है नंबर 1 चाइना में, नंबर 2 यूएसए में और नंबर 3 नीदरलैंड। ठीक, चलिए अब हम इसी के साथ कॉइन इंडस्ट्री हमारा खत्म हो गया। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमई सेक्टर। भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत के समाज में एमएसएमई सेक्टर का क्या योगदान है। पहला, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस में इसके पहले हमने जो पढ़ा था एमएसएमई शुरू करने पर वो सारा उठा करके रख दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट में इतना कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट में इतना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये तमाम जो हमने पिछली बातें जो की थी वो सारी बातें यहाँ उठा करके रख दीजिएगा तो उसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, टूल ऑफ इनक्लूसिव ग्रोथ एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इनक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है देश में इस प्रकार का विकास होना कि उस विकास का लाभ भारत के छोटे बड़े अमीर गरीब सभी वर्गों को मिले, ऐसे ग्रोथ को इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यह है कि भारत में जितनी आर्थिक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ठीक है, म्यूचुअल फंड है, ये तमाम सुख सुविधाएं भारत के हर व्यक्ति को मिले, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है। तो एमएसएमई सेक्टर में यदि कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसका तो उससे एमएसएमई सेक्टर ग्रो करता है और उससे इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन भी उस वर्कर का होता है। प्रमोट्स इनोवेशन। एमएसएमई सेक्टर में छोटे छोटे मशीनरीज के माध्यम से प्रोडक्शन किए जाते हैं तो उसमें नित्य नए इनोवेशन, जिसमें भारतीय ज्ञान विज्ञान के माध्यम से नए मशीन, नए टूल्स, नए प्रोडक्ट, तो नए इनोवेशन का जो है स्कोप एमएसएमई सेक्टर में काफी ज्यादा मात्रा में है। चौथे नंबर पर सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ये जो एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारी चीजों का हम लोग जो बनाते हैं उससे हमारा एक ट्रेडिशनल और एक कल्चरल जुड़ाव है, क्योंकि हम परंपरागत रूप से उन चीजों जैसे मेटल कास्टिंग हो गया, आइडोल मेकिंग हो गया, खादी हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के ट्रेडिशन और कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है। तो इससे इन इंडस्ट्रीज के माध्यम से हमारा सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। समाज में छुआछूत जो है, निचले तबके के लोगों का सशक्तिकरण, ये तमाम अच्छी चीजें समाज में निकल करके इस इंडस्ट्री के माध्यम से आ रही हैं। इसके अलावा हमारी सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं, सांस्कृतिक चीजें हैं, वो भी जो है एक हाथ से दूसरे हाथ तक इस इंडस्ट्री के माध्यम से ट्रांसफर हो रही है और वो सारी हमारी जो कल्चरल और ट्रेडिशनल हमारी जो एक हेरिटेज है वो प्रिजर्व हो रही है। पांचवी बात, ग्रोथ इंजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इन सारे कंट्रीब्यूशंस के कारण हम एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि लगभग हमारे देश में 90% जो इंटरप्राइजेस हैं वो एमएसएमई सेक्टर में काम करते हैं और उनका कंट्रीब्यूशन अगर हम सभी प्रकार से मिला करके देखें तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है, ग्रोथ इंजन है। अगर ये एमएसएमई सेक्टर को हम बंद कर दें या उसको छोड़ दें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एकदम से कोलैप्स कर जाए। मेरिट्स। अब एमएसएमई सेक्टर को या एमएसएमई जो इंटरप्राइजेस है उनको सेटअप करने के क्या लाभ है, क्यों इनको सेटअप करना चाहिए, उसके कुछ मेरिट्स हम लोग देखते हैं। नंबर 1, constitutes 90% ऑफ टोटल एंटरप्राइजेस। इनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि ये देश के 90% जो एंटरप्राइजेस हैं, मतलब जितनी भी एंटरप्राइजेस उसमें 90% एमएसएमई सेक्टर में आते हैं। इसलिए इस सेक्टर का एक बहुत बड़ा लाभ हमें यहां पर यह मिलता है कि ये अन्य हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। दूसरी, जनरेट्स हाईएस्ट रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा तेजी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जो रेट है वो एमएसएमई सेक्टर में है और ओवरऑल भी ये भारत में 3rd लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, 5 करोड़ 10 करोड़ के उससे भी कम में आप ये कम से कम आप जो है माइक्रो लेवल का आप इंटरप्राइज सेट कर सकते हैं। उसके लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती। तो लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ज्यादा निवेश के लिए आपको ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी,
जो बड़ी बड़ी हमारी इंटरप्राइजेस है उसके लिए भारत सरकार के इतने सारे नियम कानून व्यवस्था, जीएसटी, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी उनको नहीं होती। लेकिन ये जो एमएसएमई सेक्टर में जो आने वाले इंटरप्राइजेस हैं, इनको सरकार विभिन्न प्रकार के छूट जो है वो देती है, अर्थात इनको चलाने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो ज्यादा है कंपैरेटिव टू अदर लार्ज इंटरप्राइजेस। 5वें नंबर पे कैपेसिटी टू डेवलप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हमारे इस सेक्टर में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जो अवसर है, कैपेसिटी है, क्षमता है, वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा 6वें नंबर पे इको फ्रेंडली। इसमें जो होने वाला पॉल्यूशन है वो बड़ी इंडस्ट्रीज की तुलना में काफी कम है। तो ये 6 बड़े लाभों को देखते हुए, इसके अलावा रोजगार प्रदान करता है, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है, वो बाकी पूरी चीजें भी उठा करके यहाँ रख देंगे तो इसके और भी नंबर ऑफ मेरिट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं इस सेक्टर की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस क्या हैं। नंबर 1, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ फंडिंग। इस सेक्टर को चलाने के लिए जो फंडिंग की व्यवस्था है, तो जनरली भारत में या किसी भी देश में फंडिंग की यानी पैसा प्रदान करने की, फाइनेंस करने की 2 व्यवस्था होती है। एक इनफॉर्मल सेक्टर, दूसरा फॉर्मल। इनफॉर्मल माने हम अपने आजू बाजू के सेठ, साहू, बनिया, इस प्रकार के अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से जो पैसा उधार लेकर के अपना इंडस्ट्री चलाते हैं या कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर कहलाता है। फॉर्मल सेक्टर में कोई एनबीएफसी है, बैंक है, या सरकार की कोई अन्य इस प्रकार की कोई डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए आपका नाबार्ड है, सिडबी, इस तरीके के। तो यदि हम किसी गवर्नमेंट एजेंसी से पैसा लेते हैं अपने इंडस्ट्री को चलाने के लिए, तो उसको बोला जाता है फॉर्मल सोर्स ऑफ फंडिंग। तो एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसकी फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स 90% एमएसएमई भारत में अपना जो फंड है वो इनफॉर्मल सेक्टर से जुटाते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। यदि आप पैसा टाइम पे नहीं दे पाते तो आपके मशीनरी पर कब्जा कर लिया जाएगा, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स पर कब्जा कर लिया जाएगा, हार्श तरीके से जो है उसकी रिकवरी या वसूली की जाती है। ऐसे तमाम उसके डीमेरिट इंपैक्ट जो है वो होता है। जबकि फॉर्मल सेक्टर से यदि आप लेते हैं तो सरकार की एक तो ब्याज रेट कम होता है उसमें, फिर सरकार भी कुछ उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन करती है, छूट देती है, तमाम प्रकार के लाभ मिलते हैं, ठीक है। तो इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ फंडिंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एमएसएमई सेक्टर। दूसरे नंबर पे लैक ऑफ सफिशिएंट कोलेटरल एंड हाई वर्किंग कैपिटल नीड्स। यानी अगर हमारे एमएसएमई सेक्टर को पैसा चाहिए बाजार से उधार, तो उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंकों से उठाए, प्राइवेट सेक्टर बैंकों से उठाए, या किसी अन्य इनफॉर्मल सेक्टर से उठाए, कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, ठीक है। तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में गिरवी रखने के लिए चीजें अवेलेबल नहीं होती, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड हाई वर्किंग कैपिटल। किसी भी आपने एमएसएमई को चलाया है तो उसको ऑपरेट करने के लिए आपको ज्यादा मात्रा में कैपिटल की जरूरत। सेटअप करने में ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, लेकिन उसको ऑपरेट करने में ज्यादा कैपिटल चाहिए, जिसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तीसरे नंबर पे लो आउटरीच एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू मार्केट्स। ये जो प्रोडक्ट एमएसएमई सेक्टर में बनते हैं, तो इनकी बाजार तक पहुंच कम है। दूसरा, इनके नए नए मार्केट भी कम से कम अवेलेबल है, क्योंकि इनके बने हुए प्रोडक्ट को कुछ गिने चुने लोग ही जो है वो परचेज करते हैं। जैसे खादी कितने लोग लेते हैं, मेटल से बने हुए आइडॉल कितने लोग लेते हैं, लकड़ी से बने हुए वुडन क्राफ्ट कितने लोग लेते हैं, तो इनके मार्केट तलाशने की जरूरत है। लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, ठीक है। तो हालांकि एमएसएमई सेक्टर में स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों प्रकार के लेबर पाए जाते हैं, लेकिन स्किल्ड लेबर यदि इसमें है तो उस पूरे एमएसएमई सेक्टर की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए भारत सरकार अनेक स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर में जुड़े हुए लोगों का भी स्किल डेवलपमेंट का काम कर रही है। इन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, भारत सरकार या अन्य जो भी जो स्टेट जो एमएसएमई है वो स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, लेकिन भारत सरकार भी इसमें मदद करती है। तो स्टेट और भारत सरकार या अन्य गवर्नमेंट की एजेंसीज के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में एमएसएमई सेक्टर की मार्केटिंग नहीं की जा रही है, ठीक है। उसकी मार्केटिंग, उसको प्रमोट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Difficult for MSMEs to sell their products to government agencies। चूंकि एमएसएमई सेक्टर में बनने वाले प्रोडक्ट थोड़े से महंगे होते हैं, इसलिए इनके जो प्रोडक्ट हैं उनको गवर्नमेंट एजेंसी ज्यादातर खरीद लेती है। लेकिन यहाँ कुछ WTO वगैरह के नियम आ जाते हैं कि आप इस प्रकार से अगर आप
एमएसएमई सेक्टर के प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो ये एक प्रकार की इनडायरेक्टली सब्सिडी है आपके माध्यम से, जिसका डब्ल्यूटीओ विरोध करता है। तो कुछ डब्ल्यूटीओ मुद्दे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो उससे कम कीमत में उसी के जैसा प्रोडक्ट कोई दूसरा खरीद लेते हैं, तो इन सब चीजों की भी एक प्रॉब्लम है। 7वें नंबर पे कंपटीशन विद एमएनसीज एंड बिग इंडस्ट्रीज। स्वाभाविक बात है कि अगर हम आइडोल मेकिंग का काम कर रहे हैं या लेदर बैग बना रहे हैं, तो अगर एमएसएमई सेक्टर उसको प्रोड्यूस करेगा तो उसमें जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी कम होगी, प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि लेबर ज्यादा लगा है उसमें, ठीक है। जबकि एमएनसीज या बड़ी इंडस्ट्रीज उसी चीज को प्रोड्यूस करती हैं तो वो काफी ज्यादा मात्रा में करती हैं, ग्लोबली सेल करने के लिए करती हैं। इसलिए जो हमारे एमएसएमई से बने हुए सिमिलर प्रोडक्ट हैं वो बड़ी कंपनियों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट के सामने नहीं टिक पाते। 8वीं बात, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेस एंड वीक फाइनेंशियल स्टैंडिंग, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन इस सेक्टर के लिए उसकी कमी है पर्याप्त मात्रा में, और इसके अलावा फाइनेंशियल स्टैंडिंग माने अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए हमारे सेक्टर के लिए तो हमारे पास इतनी सेविंग इस सेक्टर में नहीं होती कि वो स्टैंड कर पाए अगर कुछ फाइनेंशियल टर्मोइल जैसी कंडीशन जो है, वित्तीय आपदा जैसी परिस्थिति अगर वहां पर बन जाए तो। 9वीं बात, लोअर एडेप्टेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये देखा गया है कि एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, जिसको जो सेटअप करने वाले लोग हैं, वो बहुत ही आसानी से नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एडप्ट नहीं करते। अपनी परंपरागत मशीनरीज, परंपरागत कारीगरों के साथ जो काम चल रहा है उसको चलने दिया जाता है। 10वें नंबर पे लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। स्वाभाविक बात है एमएसएमई सेक्टर के में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, छोटी छोटी मशीनरीज होती हैं, सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं, तो उनके प्रोडक्ट में वो फिनिशिंग, वो क्वालिटी इनरिचमेंट दिखाई नहीं देता जो बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसलिए इस भारत में उसकी एक्सपोर्ट में भी जो है कमी आती है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी, डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी कमी आती है, ठीक है। अगली बात है यूज ऑफ ट्रेडिशनल मशीन एंड टूल्स। वही मैं थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि परंपरागत मशीनरी, परंपरागत कारीगर और सभी कुछ परंपरागत तरीकों से जो है वो किया जाता है, एक बड़ी समस्या है। अगली बात है पुअर लिटिगेशन सिस्टम। भारत में एमएसएमई सेक्टर में यदि कोई डिस्प्यूट वगैरह आता है, कोई समस्या आती है, तो जो लिटिगेशन की सिस्टम है, हमारी कानूनी जो व्यवस्था है वो थोड़ी स्लो है, धीरे है। इससे भी जो इनकरेजमेंट है एमएसएमई सेक्टर का वो कम हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। 13वीं बात, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। कभी कभी एमएसएमई सेक्टर में सरकार द्वारा पहुंचाई जाने वाली मदद, सरकार द्वारा दी जाने वाली क्लियरेंस, चाहे वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो, इन सब में बड़ा डिले होता है और जानबूझकर के प्रशासनिक लेवल पे कुछ करप्शन इत्यादि के कारण इसमें चीजों में डिले कर दिया जाता है। ये भी एमएसएमई सेक्टर के ग्रोथ के लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम समस्याएं हैं। अब हम बात करते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। पहली बात, 59 मिनट लोन पोर्टल। भारत सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 59 मिनट पोर्टल एक स्टार्ट किया है, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक रिलेटेड बैंक में जाइए और आपको 59 मिनट में इजीली तरीके से लोन वहां से अवेलेबल होगा। लेकिन बैंक्स की या सरकार की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे 2% इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर ऑल जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज ऑन फ्रेश और इंक्रीमेंटल लोन्स। यानी यदि कोई एमएसएमई जो कि जीएसटी रजिस्टर्ड है, यदि वो नया लोन या जीएसटी में रजिस्टर होने के बाद कोई इंक्रीमेंटल लोन ले रही है, तो उस लोन में सरकार द्वारा उसको 2% का छूट इंटरेस्ट में दिया जाता है। तीसरी बात, ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, शॉर्ट में इसको कहा जाता है ट्रेड्स। ये एक नई शुरुआत है भारत सरकार की, टू इनेबल एक्सेस टू क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स। इस स्कीम के माध्यम से बैंक अब आसान शर्तों के साथ एमएसएमई सेक्टर में आसानी से क्रेडिट फैसिलिटी जो है एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड करती है। चौथा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फॉर सेल ऑफ एमएसएमई प्रोडक्ट। भारत सरकार ने अलीबाबा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ में टाई अप किया है जिसमें एमएसएमई के बने प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि एमएसएमई प्रोडक्ट डायरेक्टली बायर्स जो है वो उस प्रोडक्ट को देख करके खरीद सके। PSUs compulsorily procure 25% MSME products of their total purchase। भारत सरकार ने भारत की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया है
कि आप जितना कुछ भी प्रोडक्ट साल भर में खरीदते हैं उसका 25% आपको MSME से खरीदना पड़ेगा। फर्नीचर खरीदना पड़ता है, क्लॉथिंग खरीदनी पड़ती है, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स खरीदने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ छोटे मोटे नट बोल्ट पुर्जे खरीदने पड़ते हैं। तो जो भी आप परचेस करते हैं उसका एटलीस्ट 50% आपको MSME सेक्टर से खरीदना है, ठीक है। तो इससे MSME की सेल बढ़ेगी। MSME's रजिस्ट्रेशन विद GEM। GEM क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से इसमें आप यदि रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को, तो आपके प्रोडक्ट गवर्नमेंट एजेंसीज और आम जनता तक पहुंचते हैं और डायरेक्टली बायर और सेलर के बीच में कॉन्टेक्ट होता है और आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू MSMEs इन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन। वो आखिरी में जो सर्ट लिखा है सर्टिफिकेशन, यानी ऐसे MSME सेक्टर जिसको ये सर्टिफाई कर दिया जाता है कि इसके प्रोडक्ट में जीरो डिफेक्ट है, तो ऐसे MSMEs को जो है सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ ज्यादा मात्रा में देती है। प्रोमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। EODB का मतलब है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। MSME सेक्टर में इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस, फाइनेंशियल सुविधा, ये तमाम चीजों की मात्रा भारत सरकार बढ़ा रही है, जिससे MSME सेक्टर को भारत में बिजनेस करना अब पहले की तुलना में ज्यादा आसान होते जा रहा है, ठीक है। इसके पहले MSME सेक्टर को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से वाटर पॉल्यूशन है या नहीं उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, एयर पॉल्यूशन है या नहीं, तो तमाम प्रकार के सर्टिफिकेशन लेने पड़ते थे। अब इसमें भारत सरकार ने काफी कुछ चीजों को इंटीग्रेट किया है, चीजों को मैं कुछ ढिलाई दी। अगली बात, उद्यमी मित्र पोर्टल बाय सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। तो सिडबी की स्थापना ही की गई थी छोटे छोटे उद्योगों को डेवलप करने के लिए, ताकि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उस सिडबी के माध्यम से लोन प्राप्त करके अपना इंडस्ट्री वगैरह, अपना बिजनेस वगैरह चला सके। इसी सिडबी ने अभी उद्यमी मित्र पोर्टल, एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सिडबी आसान तरीकों से जो MSME सेक्टर में लगे हुए लोग हैं उनको ऋण प्रदान करता है, उनको क्रेडिट जो है वो देता है। 10वीं बात, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके माध्यम से जो कुछ क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होती है MSME सेक्टर के लोगों में, उसमें भारत सरकार कुछ छूट वगैरह प्रदान करती है। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और तेजी से इन सेक्टर के लोगों को हो सके, ऐसा इस योजना का ऑब्जेक्टिव है। तो ये 10 बड़े गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप वगैरह MSME सेक्टर द्वारा लॉन्च किए गए हैं, कुछ और भी भारत सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।